कांग्रेस जो है वो केवल सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे खरीदा हुआ है सरकार ने। वो केवल अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है उसने कांग्रेस की छवि का, कांग्रेस के नेताओं की छवि को तार तार करने का काम किया है। कांग्रेस ने वो किया है जिसे आप बेच रहे हैं आज। ये 60 सालों की पूंजी है, 70 सालों की, जिसे आज आप बेच रहे हैं। जो जो संस्थाएं सरकारी कराई गई थी आम लोगों की सुविधा के लिए, उन्हें आप घाटा दिखाकर बेच रहे हैं। आपको केवल जियो के सिम में फ़ायदा दिखाई देता है, आपको बीएसएनएल में घाटा दिखाई दे रहा है, आपको एलआईसी में घाटा दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने यही किया है। जो भी आप बेच रहे हैं वो कांग्रेस का ही तो है। जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए, और जितने भी टीवी चैनल हैं आप उसमें पीछे का अगर होर्डिंग भी देखेंगे ना, पीछे का जो बैकड्रॉप आता है उसमें एक तरफ मंदिर बना हुआ होता है, एक तरफ टोपी वाली पता नहीं कुछ चीज़ लगी होती है। तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि निष्पक्ष हमें चुनाव करना है, हमको किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, तो ऐसे में मीडिया की जो भूमिका है वो भी संदेह में आती है। अपने क्षेत्र को नहीं मिला है विकास के मामले में। हमारी गढ़ विधानसभा इतनी पिछड़ी हुई है। आज 21वीं सदी में भी हमारे पास अपना विश्वविद्यालय नहीं है। 21वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं। हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, लेकिन हमारे यहाँ पे सड़कें जो हैं वो संपर्क मार्गों पे सड़कें भी मतलब वो नहीं है, बसें नहीं है लोगों के जाने के लिए। प्रियंका गांधी जी बहुत मजबूती से वापसी कर रही हैं। उसी के चलते हुए उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो महिला वर्ग है उसे परेशान रहना पड़ा इन सब चीज़ों के चलते हुए। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी दल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का एक स्लोगन बहुत वायरल हो रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वो लड़कियाँ, वो महिलाएं जो लड़ रही हैं, जो ये चुनाव लड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बातचीत कर रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर की कांग्रेस की उम्मीदवार आभा चौधरी जी से। किन किन चीज़ों से आप लड़ लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं लड़ रही हूँ यहाँ की अव्यवस्था से, मैं लड़ रही हूँ यहाँ पे जो विकास नहीं हुआ है, और जो घोषणाएं हमारे क्षेत्र के लिए की गई थी उनमें से अभी कुछ भी अपने क्षेत्र को नहीं मिला है। विकास के मामले में हमारी गढ़ विधानसभा इतनी पिछड़ी हुई है। आज 21वीं सदी में भी हमारे पास अपना विश्वविद्यालय नहीं है। 21वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं। हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, लेकिन हमारे यहाँ पे सड़कें जो हैं वो संपर्क मार्गों पे सड़कें भी मतलब वो नहीं है, बसें नहीं है लोगों के जाने के लिए। खादर क्षेत्र में मैं घूम रही थी तो वहाँ पे करीब 12 गांव ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जिससे लोग जा सकें। अपने पर्सनल व्हीकल से लोग जाते हैं। और इतने आधुनिक युग में भी हमारे पास कोई ट्रॉमा अस्पताल नहीं है। हमें इलाज के लिए हापुड़, मेरठ, गाज़ियाबाद या दिल्ली जाना पड़ता है। और जो मेरे क्षेत्र का युवा है वो बेरोज़गार है। रोज़गार की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे घोषणा की गई थी कि मिनी हरिद्वार के रूप में विकसित किया जाएगा हमारे क्षेत्र को, लेकिन उसमें भी अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया है। नमामि गंगे के नाम पे इतना प्रचार किया गया। यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो भी आते हैं वर्तमान सरकार के, लेकिन धार्मिक स्थली का इतना मतलब बुरी तरह से इसे नेग्लेक्ट किया गया है, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आप बहुत सारी कमियां गिना रही हैं, ये बता रही हैं कि काम नहीं हुआ, और जो विरोधी दल है उसमें सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी, वो अक्सर उस पार्टी को ब्लेम किया करते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों तक क्या किया, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर विकास करते हैं। तो उनका तो एक डायलॉग भी हमेशा है कि कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया। तो अगर पलट कर पूछा जाए, जिस दल का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, कि कांग्रेस ने क्या काम किए हैं और कांग्रेस से ही क्यों उम्मीद करें, या आपकी कांग्रेस से दावेदारी क्यों? देखिए, कांग्रेस ने वो किया है जिसे आप बेच रहे हैं आज। ये 60 सालों की पूंजी है, 70 सालों की, जिसे आज आप बेच रहे हैं। जो जो संस्थाएं सरकारी कराई गई थी आम लोगों की सुविधा के लिए, उन्हें आप घाटा दिखाकर बेच रहे हैं। आपको केवल जियो के सिम में फ़ायदा दिखाई देता है, आपको बीएसएनएल में घाटा दिखाई दे रहा है, आपको एलआईसी में घाटा दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने यही किया है। जो भी आप बेच रहे हैं वो कांग्रेस का ही तो है। जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए। देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद बहुत बुरी स्थिति में था। कांग्रेस ने यहाँ पर मतलब देश को बनाया है, देश की जनता के लिए सारी चीज़ें प्लान की हैं। सुई से लेके हवाई जहाज़ तक आया है वो कांग्रेस की देन है। यहाँ पे जितने भी आईआईटी, आईआईएम,
अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जितने भी हैं, सब कुछ कांग्रेस का ही तो है। ये सड़कें जहाँ पे चल रहे हैं आप, सब कुछ कांग्रेस का है। तब क्योंकि एक तरफा शासन रहा है तो इस बात का दावा किया जा सकता है कि सारे बड़े जो स्ट्रक्चर खड़े हैं उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक रोल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रही है, और खासकर पिछले चुनावों के अगर हम आंकड़े देखें तो, और अभी इस सीट पर भी कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा। तो आप किन आधार पर दावा करेंगी कि आपको जनता चुनेगी? देखिए, कांग्रेस जो है वो केवल सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया और जो आप में से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे खरीदा हुआ है सरकार ने। वो केवल अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है उसने कांग्रेस की छवि का, कांग्रेस के नेताओं की छवि को तार तार करने का काम किया है, हमारी छवि खराब करने का काम किया है। खुद को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े मसीहा हैं, पता नहीं लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है काम तक अभी कुछ हुआ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत होती हैं। आप मीडिया की बात कर रही हैं, जब आप टीवी चैनलों पर देखें शाम में होती बहस का, अक्सर जो टीवी चैनल का एंकर होता है वो एक राम राज की बात करता है। ये दिखाई देता है आपको? बिल्कुल दिखाई देता है। और जितने भी टीवी चैनल हैं आप उसमें पीछे का अगर होर्डिंग भी देखेंगे ना, पीछे का जो बैकड्रॉप आता है उसमें एक तरफ मंदिर बना हुआ होता है, एक तरफ टोपी वाली पता नहीं कुछ चीज़ लगी होती है। तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि निष्पक्ष हमें चुनाव करना है, हमको किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, तो ऐसे में मीडिया की जो भूमिका है वो भी संदेह में आती है। मीडिया की भूमिका संदेह में है और उस पर सवाल किए जा रहे हैं। अभी जब कांग्रेस पार्टी यहाँ आपको उम्मीदवारी के तौर पर उतारे, महिलाओं के, क्योंकि आप महिला के तौर पर आपकी पार्टी ने तो नारा ही दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो एक महिला के तौर पर उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? अगर एक विरोधी दल की नेता के तौर पर ना भी देखे तो महिला के तौर पर कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के इस वर्तमान शासन को? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जो हमें एक नारा दिया है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जैसे अब कांग्रेस वापसी कर रही है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग लगातार, जैसे आपने अभी कहा कि कांग्रेस कमज़ोर है, तो ये आप जैसी मीडिया जो फैला रही है, कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, वो कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, आप लोग दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी बहुत मजबूती से वापसी कर रही हैं, उसी के चलते हुए उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो महिला वर्ग है उसे परेशान रहना पड़ा इन सब चीज़ों के चलते हुए। हम इतनी बड़ी महामारी से बाहर निकले, हमने 2-3 लॉकडाउन झेले हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो अल्टीमेटली सफ़र किसे करना पड़ेगा? संघर्ष किसका है? सबसे ज़्यादा औरत का है, क्योंकि उसे अपनी गृहस्थी देखनी है, उसे गैस नहीं मिल रही है, उसे राशन नहीं मिल रहा है, उसे बच्चों के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली सब कुछ संभालना पड़ता है। ये बात अलग है कि उसमें जो है भूमिका मुख्य पुरुषों की होती है। इसे लेते हुए प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश करी है कि अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी, वो पॉलिसी मेकिंग में भूमिका निभाएंगी, तो वो अल्टीमेटली अपने पार्टनर को मजबूत करेंगी। मजबूत महिला एक मजबूत परिवार का निर्माण करेगी और उससे हमारा जो समाज है वो भी मजबूत होगा। क्योंकि हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पिछले कुछ चुनावों में जो प्रदर्शन रहा है वो 10% के नीचे वोट प्रतिशत में सिमटती रही कांग्रेस, तो इसलिए एक प्रमुख दावेदारों में उसकी गिनती नहीं हो रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 40% वोट पा रही, सपा बसपा भी 20-22 के इर्द गिर्द सिमटे हुए हैं। खैर, क्योंकि ये वोटों का गणित है और सभी को ये बात लगभग पता है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, आप अब की स्थिति की बात करते हैं, अब मैं कहती हूँ कि अब की स्थिति के साथ साथ आप पहले जो भाजपा की स्थिति उसकी भी बात कीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव पहले, भारतीय जनता पार्टी पहले कहीं नहीं थी, आप उसे भी बताया करो लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन माध्यमों का इस्तेमाल किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों से ज्यादा मेहनत टीवी के एंकरों ने, रिपोर्टरों ने किया। और तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के उभार के लिए देखिए मीडिया को जो है आजकल जो कहा जा रहा है वो भाजपा के प्रचारक है। वैसे अगर रियली कहा जाए, देखिए कोई मीडिया वाला ऐसा है जो सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है, मतलब दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। अब आप छुपा नहीं सकते। अब आप एक बार बताइए, हमने इतने अच्छे से कांग्रेस की वापसी की तैयारी करी, प्रियंका गांधी जी ने इतनी अच्छी कोशिश करी, हमारी होड़ भाजपा वालों ने भी कि महिलाओं का सम्मेलन करो और महिलाओं को टिकट दो, ये दो, फलाना ढिमकाना। अब वो चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी हैं, उन रैलियों को आप नहीं दिखा रहे।
कांग्रेस को जहाँ पे अच्छा जन समर्थन मिला है उसे आप नहीं दिखा रहे, एक ही एक चीज को आप दिखा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये सवाल भी आपके निरर्थक ही साबित होते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अगर कांग्रेस को कवरेज नहीं मिल रही है तो इससे दूसरे रूप में भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह विज्ञापन के बाजार पर कब्जा कर लिया है। चाहे वो डर का मामला हो या पूंजी का मामला हो, वो आप देखते रहते अक्सर, क्योंकि ये विपक्षी दल की उम्मीदवार हैं तो सवाल उठाएंगी ही, लेकिन आम आदमी के भी मन में है कि भारतीय जनता पार्टी हद से ज़्यादा प्रचार करती है और उन कामों को जितना दिखा पाती है, जितना दिखाती है उतना हो नहीं पाता। हम इस पर कभी अलग से मीडिया पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव का मामला है अभी, विधानसभा चुनाव का। तो अभी इस चुनाव में 2022 में क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों ने किसी सेगमेंट पे काम किया है, यानी पश्चिमी में फोकस होकर काम किया है, या पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर? किस वजह से आपको लग रहा है कि उभर रही है कांग्रेस? कोई वजह होगी ना आपको। देखिए, जो आम जनता है उसकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर हुई है। जब हम इतने लॉकडाउन से, बीमारी से निकले हैं, जब लोग बहुत गरीब से हो चुके हैं, जितनी जमा पूंजी थी हमने बीमारियों में खो दी है, वो बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में सरकार को करना चाहिए था कि वो आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ राशि ऐसी देती जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत होती। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसे घोषणा पत्र को लेके आई है जो लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, उन्हें सहारा देगा। इसकी हमें अभी ज़रूरत है। इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन हम इसे लेके आए हैं और मुझे लगता है कि जो जनता है वो उसका स्वागत कर रही है। जहाँ पे हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, महिलाओं के पास गैस नहीं है, महिलाओं के लिए हमने फ्री यात्रा का भी प्रावधान किया है, 25,000 प्रत्येक परिवार को भी हम दे रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और जाहिर सी बात है कि इस चीज़ से महिलाएं बहुत खुश हैं। देखिए, जहाँ भी क्षेत्र में जा रही हूँ, महिलाएं दूर से देखती हैं, खुश होती हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ, हमारी आवाज़ उठाने वाला भी कोई अब खड़ा हुआ है, और बहुत मतलब खुशी से कहती हैं कि हाँ, हम आप लोगों के साथ में हैं। तो महिलाएं जो हैं एक क्रांति लेके आएंगी इस अभी बार। बीजेपी के लोग या टीवी और अखबार के लोग या दोनों तीनों को एक साथ बोले तो आरएसएस के लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मतों के साथ, ज़्यादा सीटों के साथ वापसी कर रहे हैं। उनका ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या ये जो वोटिंग ट्रेंड है बढ़ता क्यों चला जा रहा है उनके पक्ष में? कहीं आप विपक्षी दलों के तौर पर आप लोग नाकाम तो नहीं हैं? ये सारे विपक्षी दलों के सारे नेताओं को। देखिए, ऐसा नहीं है, ये लोग लोगों के दिमाग से खेलते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, मैंने पूरे क्षेत्र में झंडे लगवाए, प्रचार लगवाया, यहाँ भी लगे होंगे। अब ये होता क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका है पूरा, तो वो लोग एक गाड़ी लेके हमारे को भरते हुए चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे भाजपा की गाड़ियां आती हैं, वो हर गांव में झंडे लगा रही हैं। तो वो लोगों के माइंड से खेलना चाहती हैं, वो लोगों को दिखाना चाहती हैं कि अगर भाजपा का झंडा लगा है तो ये गांव भाजपा का है। ये आपका पहला चुनाव है या? ये मेरा पहला चुनाव है। तो कैसे चुनावी राजनीति में कैसे आ गई? देखिए, अभी 3 साल पहले मेरे पति सचिन चौधरी हैं, वो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, एमपी के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो उस वक्त भी गढ़ विधानसभा में कैंपेन मैंने ही किया था इधर का, तो इसलिए इस क्षेत्र से थोड़ी वाकिफ़ हूँ, यहाँ पे घूमी हूँ, और हम लोग हैं भी बेसिकली गढ़ विधानसभा से ही। अच्छा, इसी विधानसभा से हैं और तो पहले ये से? मेरा दूसरा समय है जब मैं चुनाव प्रचार में शामिल रही हूँ, मतलब अपने लिए कैंपेन कर रही हूँ। अभी 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, जी। लगभग 1 महीने का। अभी हर रैली में आप देखिए लगभग सभी दलों के लोग अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। ये जो कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया है, ये क्या सच में फॉलो हो रहा है या फिर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ? देखिए, कोविड कोरोना कुछ भी नहीं है, इन लोगों की हालत ख़राब है। एग्जिट पोल में ये लोग हार रहे थे, इसी डर से इन्होंने कृषि कानून वापस लिए। कृषि कानून वापस लिए, फिर भी हालत नहीं सुधरी, तो इन्होंने कह दिया कि अब कोरोना आ गया। अपनी सारी रैलियां करके कह दिया कोरोना आ गया, क्योंकि बाकी लोगों की रैली होनी थी, उन पे रोक लगानी थी, तो उसके चलते कोरोना चल रहा है। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि जब तक वोट पड़ेंगे तब तक कोरोना रहेगा, उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। तो किसानों के मुद्दे, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि किसानों की वजह से हालत पस्त थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे आंदोलन के बाद किस तरह से हावी हुए हैं चुनावी राजनीति में? और क्या सच में भारतीय जनता पार्टी से अलग जा रहे हैं या वही मिक्स रिएक्शन है? आप लोग चुनावी तौर पर ये दावा कर रहे हैं, 10 मार्च को हम लोग देख पाएंगे कुछ अलग? बिल्कुल देख पाएंगे। हमारा जो क्षेत्र है वो मतलब खेती पे बेस है ज़्यादातर, गढ़ विधानसभा में लोगों का व्यवसाय, और जाहिर सी बात है किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए किसानों का एक ग्रुप ले रखा है, उसमें ये दिखाते हैं किसान हमसे बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर खुश होते तो इन्हें कृषि कानून वापस नहीं लेना पड़ता। इस चीज़ से लोग बहुत परेशान हैं कि जो अन्नदाता पूरे देश को रोटी देता है, जिसे अन्न को खा के हमारी आंखें खुलती हैं, उसके लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनकी सहूलियत के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से आपने अपने चंद दोस्तों को इंडिया में नंबर 1 कर दिया है, अडानी अंबानी को, आज के समय में उनकी आय सबसे ज़्यादा है, उसी तरह से आप किसानों के लिए भी कर सकते थे। किसानों के बीच गए हम, और खासकर आप देखिए मीडिया में कहा जा रहा है कि जाट समाज के लोग बहुत नाराज है भाजपा से। हम गाँवों में गए, लोगों से बात किए तो बहुत मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से माफ़ी मांगी है, गृह मंत्री अमित शाह जब से आकर लोगों के बीच पंचायत कर रहे हैं, तमाम नेताओं से, तमाम किसान नेताओं से मिल रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, तब से सूरत बदली है। हम थोड़ा नरम हुए हैं। ये हम जो है वो क्या बड़ी संख्या में है या कुछ नेताओं तक? देखिए ऐसा नहीं है। अब किसान है, ये बेचारे भोले से आदमी है, आके कोई हाथ जोड़ने लगो तो ये तो भूल ही जाएंगे, है या नहीं? किसान में इतना छल नहीं होता, उसे तो अपनी मेहनत से पेट पालना है, अपने खेत को जोत के। अब ऐसे में कोई धूर्त आदमी आके पहले तो कह दे कि मैं ये कानून ले आया, तो जिसे आप भूल कह रही हैं, हाथ जोड़ ले तो ये कह देंगे हाँ भाई ठीक है, बढ़िया आदमी है तो मोदी। जिसे आप भूल कह रही हैं, उसी गलती से अगर फूल फिर से खिल गया तो? बिल्कुल नहीं खिलेगा, इस बार तो फूल उखड़ गया। उखड़ गया। कोई चलिए, क्योंकि दावा करेंगे आप, विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं, बातचीत के बिल्कुल आखिरी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर अक्सर बात हो रही है, और यूपी में ये घोषणा की गई, शायद 40% ना, 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में होती है, पंजाब में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में होती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी स्थिति में होती है, तो वहां पर महिलाओं को इतने अनुपात में टिकट क्यों नहीं दिए जाते? क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगा क्या? देखिए, क्योंकि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के लिए सोचा, और अगर हमें यहाँ पे अच्छी इसमें मतलब प्रोत्साहन मिलता है तो हम बाकी राज्यों में इस चीज़ को लागू करेंगे। आप अगर जीत के आते हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं को मजबूत करने का काम मैं ज़रूर करूँगी। मुझे अपने क्षेत्र से मतलब है, और मैं ये जानती हूँ, मेरे दिमाग में प्लान है कि मुझे अपनी गढ़ विधानसभा के लिए क्या करना है। मुझे यहाँ पे रोजगारों का सृजन करना है, मुझे अपनी गंगा का विकास करना है, मुझे यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए, और यहाँ के मेरे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी चाहिए और एक स्टेडियम चाहिए। तो मेरा बिल्कुल माइंड सेट है जिस चीज़ पर मुझे काम करना है, और बाकी लोगों को भी यही सोचना चाहिए। जो पहले के विधायक थे वो भी कर सकते थे, लेकिन विज़न की कमी है, क्योंकि उनका पर्पस होता है अपनी जेब भरना, उन्हें जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है। वो यहाँ के थे भी नहीं। अगर कोई क्षेत्र का आदमी होता तो यहाँ के लिए काम भी करता। उनके घर, मकान, व्यापार बाहर हैं, यहाँ पे जीतते हैं, चले जाते हैं। अब जनता यहाँ पे घूमती रहती है। अब कोई क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस बार मैं क्षेत्र से जैसे खड़ी हुई हूँ, तो क्षेत्र के लोगों में उत्साह भी है, खुशी भी है, और मतलब लोग मुझे समर्थन भी दे रहे हैं कि भाई अपने क्षेत्र से जब अपने बच्चे हैं तो हमें दूसरे की तरफ देखने की क्या जरूरत है। किसानों, नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप? किसानों के लिए देखिए, मैंने बताया, किसानों की खेती की समस्याओं के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मैंने काउंसलिंग सेंटर, उनकी खेती की जांच के लिए, जो भी उन्हें कोई ऋण चाहिए किसी तरह का, ये सब चीज़ें करूँगी। और युवाओं के लिए मैंने प्लान किया है कि यहाँ पे 4-5 फैक्ट्रियाँ बाहर से खुलवाई जाएं, जिससे कि यहीं पे रोजगार सृजन हो, किसी को बाहर की तरफ ना जाना पड़े, अपने गांव को छोड़कर अपने क्षेत्र में रह के ही लोग नौकरी कर सके। महिलाओं, किसानों, नौजवानों के लिए तमाम वादे किए जा रहे हैं। हम चाहेंगे ये डिजिटली रिकॉर्ड रहे, और अगर प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आएँ तो उम्मीदवार कोई भी जीते, उसका ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या वादा किया जा रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपको उन तमाम उम्मीदवारों से मिलाते रहेंगे जो अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लगातार उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे जो जनता के लिए सच में मायने रखते हैं, जिससे आपको पता चलेगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किन मुद्दों के इर्द गिर्द हो रही है। धन्यवाद।